हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पतली दुबली भारती देवी शाम के समय अपने घर से टहलने के लिए निकलती है, लेकिन सावन के महीने के चलते जोर जोर से हवा चलने लगती है और वो कुछ दूर चलती ही है कि तेज हवा के चलते उसकी साड़ी का पल्लू उड़ने लगता है, जिससे वो चलती तो आगे की ओर है लेकिन जाती पीछे की ओर। उसकी पड़ोसन कांता उसे ऐसे देखकर हंसते हुए कहती है, हाय दैया, सीख सी शरीर की, अरे घर लौट जा, वरना कल के अखबार में खबर छपेगी कि घर से टहलने निकली बुजुर्ग औरत तेज हवाओं की चपेट में आकर आसमान में उड़ती पाई गई। मेरा मजाक बाद में उड़ाइयो, पहले सड़क के किनारे हो जा, वरना कोई गाड़ी वाला तुझे ठोक कर चला जाएगा। वो छोड़ भारती, अरे अब तो अपनी सेहत बना ले। इस बुढ़ापे में ये सूखा सा शरीर लेकर कौन से ब्रांड की मॉडलिंग के लिए जाना है तुझे? सच बताऊं, तेरे जैसी तानेबाज पड़ोसन मैंने किसी मोहल्ले में नहीं देखी। अरे मेरा शरीर सूखा है तो तू कौन से अखाड़े की पहलवान हो रही है? अपना काम करना जाकर रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। ध्यान से जाइयो, हाँ, कहीं घर तक पहुँचने से पहले ही हवा के चलते उड़ मत जाइयो। भारती मुंह बनाते हुए घर चली जाती है। भारती देवी बहुत ही पतली थी। वो कितना भी खाती पीती, उसका वजन नहीं बढ़ता था। उसके पतलेपन को लेकर उसकी पड़ोसन उसे सूखी लकड़ी कहकर पुकारा करती थी, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय बीतता है। भारती देवी के 5 बेटों की शादी 5 हट्टी कट्टी लड़कियों से हो जाती है। एक रोज भारती देवी एक लिफाफे में 101 रुपए डाल रही थी तो 1 रुपए हाथ से छूटकर सोफे के नीचे चला जाता है और वो किसी तरह से झुककर उसे निकालने के लिए जमीन पर लेटी ही होती है कि उसकी 2 बहुएं आकर सोफे को ही सरकाकर साइड कर देती है। अरे सासू माँ, इस चिल्लर के लिए आप फर्श पर पसर गई थी, इसीलिए हमने सोफा हटा दिया। और क्या, चलिए अब सिक्के उठाइए और खुद को भी। हाँ, नहीं तो इस सोफे की तरह हम दोनों आपको गोद में उठा ले। अरे नहीं नहीं, उठ रही हूँ, हाथ दो। तभी उसकी 5वीं बहू भाविका वहाँ आती है और उसे जमीन से उठने में मदद करती है और फिर उसकी बाकी 2 बहुएं समीरा और भव्य उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और इतना सारा नाश्ता देखकर भारती देवी हैरान होते हुए कहती है, ये किस राक्षस का खाना है बहुओं? राक्षस नहीं, राक्षसनी का। मेरा मतलब आपके लिए नाश्ता लाए हैं। अरे मोटल्लियो, मेरा पेट है, हुआ नहीं जो ये सारा खाना ठूस लूं। अपनी तरह समझा है क्या? इतने खाने में तो मैं 3 टाइम खाना खा लूं। तभी तो आप सूकर काटे हुए पड़ी हैं। सासू माँ, बुढ़ापे के दिन चल रहे हैं, ये चिंता छोड़कर बेझिझक ठूसो। और नहीं तो क्या, अब अच्छा लगता है क्या जब आपको लोग 5 हष्ट पुष्ट बहुओं की पतली सुखड़ी सास कहते हैं? हमें तो डर लगा रहता है कि तेज हवा आपको उड़ा कर ले गई तो। हाँ, आपका वजन भी तो कम है, इसलिए चिंता रहती है कहीं कोई आपको उठा कर ले गया तो। ये तुम पांचों को मेरी चिंता हो रही है कि चिता लगाने की जल्दी में हो। सासू माँ, डोंट वरी, इतना खाने से आपकी चर्बी नहीं बढ़ जाएगी, अब खा भी लो। चुप करो तुम पांचों। मुबारक हो तुमको ये चर्बी तुम्हारी, तुम पांचों ही मोटी रहो, ना लो मेरी जिम्मेदारी। गाने की लाइन में अपनी बात समझाकर भारती देवी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। एक दिन सुबह के समय भारती देवी मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थी। तभी वो हाथों को जोड़कर भगवान से कहती है, भगवान, मैंने आपसे 5 सुशील और स्वस्थ बहुएं मांगी थी, 5 पहलवान बहुएं नहीं। अरे मैं तो आपको भोग भी मोटे लड्डू की जगह पतली बर्फी का चढ़ाती हूँ, फिर क्यों ये 5 की 5 मोटियों को इस पतली सास के पल्ले बांध दिया? वो पूजा कर ही रही थी कि तभी उसे हॉल से ठहाके लगाने की आवाज आती है। तो वो अपनी पूजा खत्म करके हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी पड़ोसन कांता उसकी 5 बहुओं से बातें कर कर हंस रही है कि तभी वो बीच में कूदते हुए कहती है, सुबह सुबह मेरी बहुओं से बतियाने चली आई कांता। माना तू वेली है, लेकिन मेरी बहुओं को बहुत काम है। काम? अरे काम से ही तो आई थी मैं यहाँ, वही मेरा जरूरी काम। चाय पत्ती लेने आई थी और मैं तेरी बहुओं से बतिया नहीं रही, बल्कि गुब्बारे जैसी फूली तेरी 5 बहुओं को देखकर मेरी हंसी छूट गई। इसमें क्या बात हो गई? अरे हंसने वाली ही तो बात है। गजब जोड़ी है 5 मोटी बहुओं की पतली सास की। मतलब
सास इतनी पतली है कि देखकर लगता है भगवान ने इसे भी 28% GST काट कर धरती पर भेजा है। और तुम पांचों को देखकर लगता है कि मैं 5 पांडाओं को एक साथ देख रही हूँ। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। सास तो सास, उसकी 5 बहुओं को भी गुस्सा आने लगता है कि तभी भारती कहती है, अभी बकवास जोक और किया ना मेरे पतले और मेरी बहुओं के मोटे होने का, तो चाय पत्ती मांगने आई थी और सर पर पट्टी बांध कर जाएगी। क्यों बहुओं? जी सासू माँ। आंटी जी, जाती हो या गोद में उठाकर बाहर पटक आए? उसकी 5 बहुओं की डोली शोली देखकर कांता वहाँ से खिसकने में ही भलाई समझती है और फट से निकल जाती है। समय बीतता है। पतली सास और 5 बहू की आपस में नोक झोंक चला करती थी, लेकिन जब बाहर वाला उन्हें कुछ भी कहता तो सास बहू एक होकर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया करती। एक रोज भारती अपनी बड़ी बहू कोमल के साथ बाजार से लौट रही थी कि गली में पहुंचते ही भारती का पैर मुड़ जाता है और मोच आ जाती है। हाय दैया, लगता है मोच आ गई पैर में। बहू जरा हाथ तो पकड़ ले मेरा। सासू माँ, आप हाथ पकड़ने की बात कर रही हो तो मैं आपको गोद में उठाकर चलूं? अरे अरे, क्या कर रही है? कोमल अपनी सास को एक बार में ही अपनी गोद में उठा लेती है और उसे गोद में लिए ही आगे बढ़ने लगती है। सारे मोहल्ले वाले दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे कि तभी भारती देवी अपनी बहू से कहती है, अरे नास बेटी, मैं तेरी सास हूँ, तेरी औलाद नहीं जो तू मुझे गोदी में उठाए घूम रही है। उतार मुझे। सासू माँ, आपके पैर में मोच आई है और ऊपर से आप इतनी पतली भी हैं। मोच के साथ चलने की कोशिश करेंगी तो हड्डी पसली तुड़ मुड़ जाएगी आपकी। हे भगवान, ऐसा लग रहा है मैं कोई हीरोइन और ये कोई हीरो है। बताओ तो कैसे सास को गोदी में उठाए चल रही है। सासू माँ, आप तो सच में बहुत हल्की है। मुझे तो आपका वजन मालूम ही नहीं पड़ रहा। चुप कर नालायक, और जल्दी घर चल। दोनों जल्दी से घर आती हैं तो कोमल अपनी सास को नीचे उतार देती है और उन्हें ऐसे देखकर बाकी की चारों बहुएं बोलती हैं, क्या हुआ सासू माँ? मेरी इज्जत का फालूदा हुआ। अभी अभी मोहल्ले में पैर में हल्की सी मोच के आई, तुम्हारी जेठानी उठाकर घर ले आई मुझे। अरे वाह दीदी, देखा सासू माँ आपने? आपकी बहू का हष्ट पुष्ट शरीर कितने काम का है। बहुत बढ़िया दीदी। सासू माँ, मैं आपकी मोच के लिए अभी मूव क्रीम लेकर आती हूँ। उससे मालिश करने से आपको राहत मिलेगी। मैं सासू माँ के लिए गरम चाय लाती हूँ, वो भी अदरक और इलायची वाली। सासू माँ, आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो पेन किलर की दवाई ले आओ। 5 बहुएं भारती देवी को एक हल्की सी मोच आने पर उसकी सेवा में लग जाती है। ये सब देखकर भारती देवी कहती है, मैं हमेशा तुम पांचों को मोटी होने को लेकर ताना देती रही हूँ, कितना सुनाती हूँ, भगवान से शिकायत भी करती हूँ कि क्यों मेरे पल्ले तुम मोटियों को बांध दिया, लेकिन तुम पांचों आज मेरी हल्की सी मोच के चलते मेरी चिंता में सेवा करने लगी। भले ही शरीर में मोटापा है, लेकिन समझदारी और संस्कार भी तुम पांचों में बहुत हैं। ये तो सच है सासू माँ। और सासू माँ, आप क्या सोचती हैं? हम पतली नहीं हो सकती? वो तो हम पतला होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम पांचों अपनी पतली सास का मोटा किला है जो आपकी सेवा और रक्षा दोनों करेंगे। ओहो, मेरी पांचों हृष्ट पुष्ट बहुओं, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। इस तरह पतली भारती देवी अपनी 5 मोटी बहुओं के साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर करती है। नंदिनी अपनी सास कादम्बरी के साथ उसके घुटनों का चेकअप करवाने हॉस्पिटल आई होती है। दोनों चेकअप के बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकल रहे होते हैं। तभी उसकी सास बेंच पर बैठ जाती है और नंदिनी कहती है, अरे सासू माँ, जगह नहीं मिली कि फट से बैठ जाती हो। अभी चेकअप करवा तो लिया है, घर नहीं चलना क्या? अरे ठहर जा, कब से सर पर दौड़ाए जा रही है, फिर से मेरे घुटने दर्द करने लगे। सासू माँ, आपके घुटनों का दर्द ना मेरे सर का दर्द बन गया है। अभी थोड़ी देर की बात है, घर जाकर पड़ी रहना सोफे पर। अभी चलो यहाँ से। नास पिटी, थोड़ी देर और चली ना तो ऊपर ही चली जाऊंगी, समझी? वो पहिए वाली कुर्सी, उस पर बैठाकर हॉस्पिटल के बाहर तक ले चल, फिर टैक्सी में बैठकर घर आ जाऊंगी। जरा से घुटने के दर्द में इनको चलकर जाने में मौत आ रही है। हॉस्पिटल के बाहर तक जाने के लिए भी इनको व्हील चेयर चाहिए, लाती हूँ। इतना कहकर नंदिनी व्हील चेयर पर कादम्बरी को बैठाकर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है। तभी उसे सामने वाले कमरे से उसका पति अरुण एक प्रेग्नेंट औरत को संभालकर ले जाते हुए दिखाई पड़ता है।
वो अपनी सास को चलती व्हील चेयर पर छोड़कर उसके पीछे जाने लगती है। तभी वो एक नर्स से टकरा जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा पलटकर देखती है तब तक दोनों वहाँ से जा चुके थे और वो खुद से कहती है, क्या मैंने अरुण को देखा? और वो हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? और उनके साथ वो प्रेग्नेंट औरत कौन थी? वो ये सब बोल ही रही होती है कि तभी पीछे से उसकी सास की आवाज आती है, जो व्हील चेयर पर बैठी दीवार से टकरा चुकी थी, और वो चिल्लाते हुए कहती है, हाय रे, मार डाला रे, ये पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर दीवार से ठुकने के लिए छोड़ गई, नास पिटी आए। हाय राम, ये आवाज तो सासू माँ की है। इनके चक्कर में मैं उनको यूं ही छोड़कर आ गई। जल्दी भाग नंदिनी, वरना सासू माँ सुना सुना कर कानों से खून निकाल देगी। इतना कहकर वो भागती हुई अपनी सास के पास जाती है। कुछ देर में दोनों सास बहू घर आ जाती है। शाम के वक्त किचन में काम करते ही नंदिनी को अब भी हॉस्पिटल में अरुण को देखने की बात याद आ रही थी। रात को सोने के बाद वो अरुण से कहती है, अरुण, तुम दिन में क्या वो चौराहे वाले हॉस्पिटल पे गए थे? हॉस्पिटल? अरे मैं पागल हूँ क्या? बिना बात के मैं क्यों हॉस्पिटल जाने लगा? क्यों, क्या हुआ? शायद फिर मुझे पहचानने में ही कोई गलती हो गई होगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम हो वहाँ। छोड़ो, सो जाओ। हाँ, काफी रात हो गई है। दोनों लाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं। समय बीतता है। एक दिन जब नंदिनी अरुण का बैग धोने के लिए उसमें से सामान निकाल रही होती है, तो उसके हाथ प्रेगनेंसी रिपोर्ट लगती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये मिसेज रागनी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट इनके बैग में क्या कर रही है? कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे मैंने हॉस्पिटल में देखा था? तभी वहाँ अरुण आता है और उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर कहता है, कितनी बार कहा है, ऐसे मेरे काम के पेपर्स को हाथ मत लगाया करो। मैं तो आपका बैग धोने के लिए सामान निकाल रही थी। वैसे किसी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट पेपर कैसे बन गई? सच बताओ, मेरी पीठ पीछे तुम क्या गुल खिला रहे हो? कहीं ये मिसेस रागिनी मेरी सौतन तो नहीं? ये क्या बकवास चल रही है यहाँ? कितनी शक्की खोपड़ी है तेरी बहू, बिना सोचे समझे मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। शक करने पर तो आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ना। मैंने उस दिन हॉस्पिटल में आपके साथ एक प्रेग्नेंट औरत को देखा था, लेकिन आपने मना कर दिया तो मैंने उसे अपना वहम समझा। लेकिन आज ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट आपके बैग में देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया है। मेरी सौतन है और वो भी प्रेग्नेंट है। तुम बेकार में ही मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है नंदिनी। तुम्हारी सौतन बनाकर मैं क्यों तुम्हें दुखी करना चाहूँगा? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं मान लूंगी, लेकिन आपको ये बात मेरी कसम खाकर कहनी होगी। अगर आप कसम खा लेंगे ना तो मैं इस रिपोर्ट को भी अनदेखा कर दूंगी। कैसी जिद्दी है ये नालायक। बेटा खा ले इसकी कसम, इसको भी चैन मिलेगा। कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसे कैसे नंदिनी की कसम खा लूं? ऐसे कैसे मतलब? अभी कसम में नमक मिर्ची लगाकर दूं क्या, तब खाएगा? मैं कह रही हूँ ना सासू माँ, पक्का मेरी प्रेग्नेंट सौतन है। मैं कहीं की नहीं रही। सासू माँ, मेरा पति धोखे। तुम्हारी कसम, मेरी लाइफ में कोई दूसरी औरत नहीं है। खुश अब? ले खा ली तेरी कसम। अब तो कुछ खाने को बना दे या फिर हमें भूखा ही मारेगी। अरुण की कसम खाने के बाद नंदिनी थोड़ा शांत होती है और फिर उससे कोई सवाल नहीं करती। अगले दिन नंदिनी अपनी सास के रूटीन चेकअप के लिए उसके साथ फिर से हॉस्पिटल जाती है। जैसे ही वो दवाई लेने के लिए अकेले बाहर निकल रही होती है, तभी उसे रागिनी बेंच पर बैठी मिलती है और उसे देखकर वो उससे कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी नर्स रागिनी के हाथों में पर्ची थमाकर कहती है, रागिनी जी, जाते हुए ये दवाइयाँ लेकर जाइएगा। और हाँ, मैंने मिस्टर अरुण को कह दिया है कि आपका चेकअप ठीक से हो गया है और उनके कहने पर आपके लिए टैक्सी भी बुक करवा दी है। थैंक यू नर्स। इस हालत में वो मेरे साथ नहीं है तो आपने मेरी बहुत मदद की। आपके हस्बैंड भले ही दूर बैठे हैं, लेकिन उन्हें आपके पल पल की खबर है। सच में इतने केयरिंग हस्बैंड नसीब वालों को मिलते हैं। इसके पति का नाम भी अरुण है
और ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट, इन पर इस लड़की का नाम रागिनी लिखा है और उस दिन उन रिपोर्ट में भी रागिनी लिखा था। नहीं नहीं, अरुण ने तो मेरी कसम खाई थी, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, जब तक सासू माँ का चेकअप हो रहा है मैं इससे बात करने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर वो रागिनी के पास जाती है और उसे संभालते हुए बेंच से उठने में मदद करती है और उसके हाथ से दवाई की पर्ची लेकर कहती है, तुम्हारी दवाइयाँ मैं ले आती हूँ। वैसे कौन सा महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का? 8वां, इसलिए कुछ दिनों पर चेकअप के लिए आना पड़ता है। वैसे इस हालत में तुम अकेले कैसे मैनेज करती हो? मतलब इस टाइम तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ होना चाहिए ना? वो किसी जरूरी काम में फंस गए हैं तो नहीं आ पाए। अरुण तो कह रहे थे कि आज उनकी कोई जरूरी मीटिंग है। नहीं नहीं, मैं कहीं फिर से गलत ना समझ रही हूँ। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। थैंक यू। तभी नंदिनी चुपके से उसके पर्स से फोन निकाल लेती है और दवाइयाँ लेनी चली जाती है। तभी उसे फोन में अरुण का नाम सेव मिलता है और वो देखकर हैरान हो जाती है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि नंदिनी के पति अरुण का ही था। तभी वो गुस्से में उसी फोन से अरुण को कॉल करके कहती है, क्या आप वरुण बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन और मेरी वाइफ का फोन आपके पास कैसे? वाइफ नहीं, दूसरी औरत। जी मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है जिसके रिगार्डिंग डॉक्टर को आपसे बात करनी थी, तो आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल आना होगा। जी मैं अभी आया। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है। कुछ देर में अरुण हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि रागिनी वहां आराम से बेंच पर बैठी है। तभी अरुण कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ अचानक? मैंने बुलाया है तुम्हारे पति को, मेरी प्रेग्नेंट सौतन। नंदिनी तुम यहाँ? मेरा शक बिल्कुल सही था कि मेरी सौतन भी है और वो प्रेग्नेंट भी है। आपने मेरी झूठी कसम खाई अरुण। अरे बहू, मुझे डॉक्टर के पास अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी तू? बेटा तू यहाँ? चलिए सासू माँ। नंदिनी कादम्बरी का हाथ पकड़कर उसके साथ चली जाती है और रागिनी और अरुण भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और घर पहुंचते ही नंदिनी अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ रागिनी आकर उसे रोकते हुए कहती है, देखो नंदिनी, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अरुण ने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरी हेल्प कर रहा है बस। हेल्प? तुम्हें मेरी सौतन बनाकर इस हालत में मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहती तुम्हें, वरना एक जोरदार थप्पड़ मारती। बस करो, ना ही मेरा अरुण के साथ कोई रिश्ता है, ना ही मैं तुम्हारी सौतन हूँ। मैं अरुण के दोस्त आकाश की बीवी हूँ और ये उसी का बच्चा है। हम दोनों ने भागकर शादी की थी और मेरे पापा हम दोनों के पीछे पड़े हैं। उन्हें हमारे बारे में खबर ना हो इसलिए अरुण हमारी मदद कर रहा था, क्योंकि उसने आकाश से वादा किया था। वो ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ रागिनी का पति आकाश आता है और उसके सब कुछ बताने पर नंदिनी को पता चलता है कि रागिनी को सौतन समझना बस उसकी एक गलतफहमी थी, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी, जिसे जानकर वो अरुण से माफी मांगती है और अरुण भी उसे माफ कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।